नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ढे टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था श्रीवास्तव। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बस एक ही दिन और बचा है। बस आज का रिवीजन आप लोग और कर लीजिए। रिवीजन के इसी काम को आसान बनाने के उद्देश्य से हम हाजिर हैं स्टैटिक एमसीक्यूज लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस घटना के लिए आकाश गंगाओं के इस समूह द्वारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्षेत्र का निर्माण करना आवश्यक है। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप आकाश गंगाएं अपने वास्तविक स्वरूप की तुलना में अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा कौन से असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथन सही हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक प्राकृतिक घटना है। ये तब घटित होती है जब भारी मात्रा में पदार्थ जैसे कि विशाल आकाशगंगा या उनका समूह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है, जो समान दृश्य रेखा में स्थित अपने पीछे की वस्तुओं के प्रकाश को विकृत और आवर्धित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप आकाशगंगा अपने वास्तविक स्वरूप की तुलना में अत्यधिक चमकीली दिखाई देती है। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। एज कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है? पहला, इनके मध्य डेटा प्रोसेसिंग की क्रियाविधि में अंतर होता है। दूसरा, एज कंप्यूटिंग में डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट पर स्टोर एवं एक्सेस किया जा सकता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा संभव नहीं होता है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। कथन एक सही है, जबकि कथन दो सही नहीं है। एज कंप्यूटिंग तथा क्लाउड कंप्यूटिंग के मध्य डेटा प्रोसेसिंग की क्रियाविधि में अंतर होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट पर स्टोर तथा एक्सेस किया जा सकता है। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। ब्लॉकचेन तकनीक के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? पहला, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी किए गए प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड और मान्य करती है। दूसरा, पीयर टू पीयर लेनदेन के लिए किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, इसमें किए गए लेनदेन अपरिवर्तनीय है और इसे हैकिंग से बचा सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ए एक और दो, बी एक और तीन, सी दो और तीन, या फिर डी एक दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यानी एक दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ। पहला, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को एक सार्वजनिक खाता बही प्रणाली के रूप में रिकॉर्ड करता है और किए गए प्रत्येक लेनदेन को मान्य करता है, जो इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। दूसरा, किए गए सभी लेनदेन खनिकों द्वारा अधिकृत होते हैं, जो लेनदेन को अपरिवर्तनीय बनाता है और इसे हैकिंग के खतरे से बचाता है। तीसरा, ब्लॉकचेन तकनीक पीयर टू पीयर लेनदेन के लिए किसी तीसरे पक्ष या केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ये प्रौद्योगिकी के विकेंद्रीकरण की अनुमति देता है। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। लाइ-फाई प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, लाइ-फाई एक वायरलेस तकनीक है जो टेराबिट्स प्रति सेकंड की गति से डेटा संचारित करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। दूसरा, लाइ-फाई पानी के अंदर काम कर सकती है, जहां वाई-फाई पूरी तरह से फेल हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक और प्रोफेसर हेराल्ड हास द्वारा आविष्कार किया गया लाइ-फाई एक वायरलेस तकनीक है, जो प्रति सेकंड टेराबिट्स पर डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों के स्थान पर दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, जो वाई-फाई की गति से 100 गुना से अधिक है। लाइ-फाई कम दूरी में डेटा भारी संचार प्रदान करके वाई-फाई की मौजूदा सीमाओं को पार करने का बड़ा वादा करता है। लाइ-फाई पानी के भीतर भी आसानी से काम कर सकता है, जहां वाई-फाई पूरी तरह से विफल हो जाता है, जिससे सैन्य और नौवहन संचालन के लिए अनंत अवसर खुल जाते हैं। लेते हैं आज का आखिरी और पांचवा प्रश्न। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, PSLV तरल चरणों से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। दूसरा, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV प्रणाली में रॉकेट के सभी चरण वापस समुद्र में गिर जाते हैं और कोई अंतरिक्ष मलबा नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिट अंतरिक्ष यान को PSLV का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं A केवल 3, B केवल 1 और 2, C केवल 1 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है C यानी 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। ये लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय लॉन्च व्हीकल है। अक्टूबर 1994 में अपने पहले सफल प्रक्षेपण के बाद PSLV भारत के विश्वसनीय और बहुमुखी वर्कहॉर्स लॉन्च वाहन के रूप में उभरा। वाहन ने सफलतापूर्वक 2 अंतरिक्ष यान 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिन्होंने क्रमशः चंद्रमा और मंगल की यात्रा की। PSLV एक 4 चरणों वाला रॉकेट है, जहां पहले 3 चरण वापस समुद्र में गिरते हैं और अंतिम चरण PS4 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में समाप्त होता है। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कल हम एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।